ऑलराइट, स्टार्ट करें फिर। ओके सो ओके ऑलराइट, मेरा नाम नैना है, ठीक है, एंड आई टॉट यू बीपीसीसी 101 का चैप्टर 1 ऑलरेडी। ठीक है, जिसने नहीं देखा वो यूट्यूब पे वीडियो देख लेना। मैं लास्ट में क्लास के एंड में लिंक शेयर कर दूंगी यूट्यूब चैनल का। ऑल्सो साहिल या जिसके पास भी यूट्यूब चैनल का लिंक है इस टाइम पे, वो चैट बॉक्स में बीच बीच में डालते रहना प्लीज लिंक को। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखे यूट्यूब पे रिकॉर्डेड वीडियोस जो अभी नहीं ले पा रहे हैं वो लोग वहां देख लेना। एंड चैप्टर 2 जो है वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, जिसके अंदर हम जो कवर करेंगे उसका मैंने ब्रीफ में इंट्रोडक्शन कल दिया था लास्ट में चैप्टर 1 के एंड में। मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में हम लोगों ने थोड़ा ट्रांजैक्शनलिज्म के बारे में पढ़ना है। उसके बाद साइकोलॉजी के जो सब फील्ड है उनके बारे में पढ़ना है। अर्ली डिवीजन ऑफ साइकोलॉजी क्या थी वो पढ़नी है थोड़े बहुत। ठीक है, एंड मेन इसमें सब फील्ड ही है। एंड इसके बाद एंड में एक टॉपिक आता है दैट इज साइकोलॉजी इन इंडिया ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ये जो है वो बीपीसीसी 103 में हम काफी हद तक पढ़ेंगे। तो हम लोग मेन अभी जो इस बुक का जो मोटो है, इस चैप्टर का जो मोटो है, फिलहाल हम वो स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो मैं एज यू कैन सी नोट्स में से पढ़ा रही हूँ जो मैंने बनाए हैं। मैं बुक में से लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा रही क्योंकि उसमें काफी टाइम जाता है। ऑल्सो वो इंटरैक्टिव सेशन नहीं बन पाता है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो चालू करते हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज ट्रांजैक्शनलिज्म। ठीक है, ट्रांजैक्शनलिज्म में जो डेफिनेशन, जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है दैट इज अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स हैव टू कम टुगेदर एंड jointly handle problems such as the world problems, क्लाइमेटिक चेंज और पॉपुलेशन वगैरह, नेचुरल डिजास्टर वगैरह को लेके ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के जो साइंटिस्ट हैं वो साथ में आते हैं और साथ में मिलके वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं। उस चीज को बोलते हैं हम ट्रांजैक्शनलिज्म। ठीक है, इस चीज में किसी को डाउट, कोई दिक्कत परेशानी इस डेफिनेशन में कुछ समझ ना आया हो? प्लीज समझ आ गया तो एटलीस्ट हाँ बोल दिया करो यार माइक ऑन करके। नो डाउट। ओके, नेक्स्ट जो है वो है अकॉर्डिंग टू परमेश्वरम और बीना जी 1988 में उन्होंने साइकोलॉजी के बारे में बताया था। साइकोलॉजी को डिफरेंशिएट किया था, एक तो जनरल साइकोलॉजी थी, दूसरी थी अप्लाइड साइकोलॉजी। जैसे मतलब अगर आप इनरोल भी करते हो कोर्सेज में तो एक नॉर्मल साइकोलॉजी ऑनर्स होता है और एक होता है अप्लाइड साइकोलॉजी। तो इन दोनों में जो फर्क होता है इसके बारे में बेसिकली बताया गया है। ये मैंने यहाँ पे अलग से भी लिखा हुआ है। ठीक है, जो बेसिक होती है, जो जनरल साइकोलॉजी होती है वो बेसिकली ना थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रिंसिपल्स के बारे में बताया जाएगा जो साइकोलॉजी में एप्लीकेशन होती है जिन थ्योरीज की या जिन प्रिंसिपल्स की। ठीक है, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, साहिल अपने सेशंस में पढ़ाते हैं, मैस्लो की थ्योरी उन्होंने पढ़ाई हुई है, ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ाई हुई है। आगे हम इस बुक में भी काफी थ्योरीज पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें बेसिक के अंडर आती है या जनरल साइकोलॉजी के अंडर आती है। बट अगर हम अप्लाइड साइकोलॉजी की बात करें तो वो हमें क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स को लगाना सिखाता है। प्रैक्टिकलिटी इस चीज में ज्यादा है। ठीक है, जनरल साइकोलॉजी जो है वो रिसर्च ओरिएंटेड है और ये वाली जो है अप्लाइड साइकोलॉजी दैट इज एप्लीकेशन ओरिएंटेड या प्रैक्टिकल। इसमें काफी ज्यादा होता है, इसके अंदर ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये सब चीजें वो काफी पाई जाती है। ठीक है, देन अर्ली डिवीजन ऑफ साइकोलॉजी की अगर हम बात करें, स्पीड ज्यादा फास्ट तो नहीं है ना, प्लीज बता दो। नहीं नो। थोड़ा धीरे चलो ना, ऑलराइट, हाँ थोड़ा जी, धीरे चलो। हाँ जी, मैं वही पूछ रही हूँ कि स्पीड ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रही। ठीक है, मैं धीरे चलती हूँ। कुछ समझ नहीं आया अगर ऊपर वाले में से तो पूछ लो, अगर ज्यादा फास्ट हो गया आप लोग के अकॉर्डिंग तो मैं दोबारा बता दूंगी। बताना है कुछ दोबारा ऊपर से? नहीं। ठीक है, आगे बढ़ लूँ फिर? हाँ। अगर हाँ जी, ठीक है। अर्ली डिवीजन ऑफ साइकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें दो तरीके के डिविजन किए गए हैं। एक है एक्सपेरिमेंटल, दूसरा है नॉन एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल के अंदर क्या होता है, जो साइंटिफिक और इम्पीरियल अप्रोचेस है स्टडी की माइंड के रिलेटेड वो मतलब लगाई जाती है। बेसिकली एक्सपेरिमेंटल ना वो होता है
जिसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो एनवायरनमेंट की कंट्रोल कंडीशन में होते हैं। मतलब जैसे नैना, जी, what's the meaning of empirical? हेलो, एम आई ऑडिबल? एक सेकंड प्लीज, आप लोग रुकोगे? एम्पिरिकल जैसे हो गया, एम्पिरिकल में मतलब ये हो गया कि जैसे जो एक्सपेरिमेंट होता है ना, उसमें जो 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 सब्जेक्ट होता है पता होता है कि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है, तो ये लॉजिकल होता है। ऑलराइट, समझ आ रहा है? No. अच्छा, मींस कि थियरी पे बेस नहीं होता, रियल एक्सपीरियंसेस पे बेस होता है। Okay. वहाँ पे भी हम एक्सपेरिमेंटल पे। तो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के अंदर यही कहा गया है, बुक की जो डेफिनेशन है दैट इज द एक्सपेरिमेंट the experimental psychologist investigates how behavior is modified and how people retain the modification. The process of information thinking, how human sensory system work to allow people to experience what is going on around them and the factors that urge them and give direction to behavior. वैसे पता है मतलब एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो है उसमें मतलब एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ ना एक्सपेरिमेंटोलॉजी के लिए, और जो हमारी बुक में लिखा हुआ है उसमें मतलब काफी डिफरेंस है देखा जाए तो। हमारी बुक के अंदर ना काफी हिला चिला के लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को, बट जो मेरे समझ में आया एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी वो होती है जिसमें एक्सपेरिमेंट जो होता है वो एक कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर होता है, चाहे वो एनवायरमेंट कंडीशनल कंट्रोल हो, या जैसे मतलब कोई एक्सपेरिमेंट धूप में करना है तो धूप के टाइम करेंगे, वो शाम में नहीं करेंगे, एनवायरमेंट वो अकॉर्डिंग कंट्रोल करके चल रहे हैं, ठीक है। बाकी बुक एनसीईआरटी में यही चीजें दी हुई है कि नॉन एक्सपेरिमेंटल जो होता है वो एक्सपेरिमेंट हो गया जिसके अंदर जो सब्जेक्ट है उसको पता नहीं होता कि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, रूम में कुछ जनों को बिठा दिया है, अब उन्हें पता नहीं है वहां पे उनके साथ क्या होने वाला है, उनके अकॉर्डिंग वो जस्ट वहां पे बैठे हुए हैं। बाद में उसके बाद कुछ भी होता है उनके साथ, या जैसे स्मोक छोड़ी जाती है, तो एक जगह पे लोग बैठे हुए हैं जिनको पता है कि हाँ यहाँ पे स्मोक छोड़ी जाने वाली है, तो वो मेंटली प्रिपेयर है। यहाँ पे जो कंडीशंस है, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो कंट्रोल्ड है, वो उन लोगों को पता है कि हाँ ये लोग यहाँ बैठने वाले हैं और यहाँ पे स्मोक छोड़ने वाले जब हम लोग बैठेंगे। बट नॉन एक्सपेरिमेंटल की बात की जाए तो वहाँ पे सब्जेक्ट्स को नहीं पता होता उनके साथ क्या होने वाला होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, अब इसके बाद जो मेन टॉपिक आता है दैट इज द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल समझ आ गया? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, Nana. एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल आ गया अब समझ? Please repeat non-experimental. एक्सपेरिमेंटल रिपीट करो। Experimental. एक्सपेरिमेंटल जो होता है उसके अंदर जो मेंबर होते हैं ग्रुप के, या जो सब्जेक्ट होते हैं। Non-experimental. नॉन एक्सपेरिमेंटल ये हो गया कि जो मेंबर होते हैं ग्रुप के वो मैनिपुलेटेड नहीं होते, ठीक है, उनको नहीं पता होता उनके साथ क्या होने वाला है, वहां पे कंडीशंस जो है, एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है वो अंडर कंट्रोल नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे रूम टेम्परेचर हो गया, वहां पे वो चीज कंट्रोल नहीं होती है, उन लोग को नहीं पता होता उनके साथ होने क्या वाला है। अब कोई सब्जेक्ट अंदर बैठा हुआ है, उसको नहीं पता उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एकदम से धुआं छोड़ दिया गया उसके ऊपर, तो वो बहुत पैनिक करने लग जाएगा, यो शिट यार, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो पैनिक कर जाएगा और आसपास के लोगों को देखेगा कि आसपास के लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और उसी अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा। ये चीज पाई गई थी जब एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। और एक तरफ लोग वो बैठे हुए थे जो एक्सपेरिमेंटल के अंडर थे, उनको पता था कि हाँ यहाँ पे धुआं छोड़ा जाएगा, तो वो लोग प्रिपेयर्ड थे मेंटली, और उन लोगों को इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उन्हें पता था कि हाँ हमारे साथ ये चीज होने वाली है। तो यहाँ पे बेसिकली जो मैटर करता है ना दोनों चीजों में, वो कंट्रोल्ड कंडीशन है,
नॉन एक्सपेरिमेंटल में कंडीशन जो है वो कंट्रोल्ड नहीं होती हैं, एक्सपेरिमेंटल में कंडीशंस कंट्रोल्ड होती हैं। अब आ गया समझ? Yes, it's clear. ओके। ऑल्सो हमारी बुक के अंदर काफी चीजों में एक तो मिसप्रिंट बहुत है, स्पेशली स्टैटिस्टिकल साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर आप लोग जब पढ़ रहे होगे वो बुक, तो अगर आंसर्स वगैरह कभी गलत निकले तो प्लीज पैनिक मत कर जाना, या कोई चीज आपको गलत लगे तो पैनिक मत करना, उसको अलग से ढूंढना, क्योंकि हमारी बुक में बहुत चीजें गलत लिखी हुई हैं, ठीक है। बहुत मिसप्रिंट्स हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर एक्चुअली, जस्ट उसमें नहीं, उसमें फॉर्मूलाज की काफी गड़बड़ी है, जितना हमने देखा है, जितना हम लोग ने पढ़ा था पहले और देखा था। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। तो अभी जो इस बुक के अंदर सब फील्ड दिए गए हैं साइकोलॉजी के, दैट इज 23, ठीक है। और मैं पहले उन सबके नाम लूँ या सब एक एक करके नाम लूँ और साथ साथ पढ़ाती जाऊँ? नाम लेते रहो, पढ़ाते रहो. ठीक है ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है बायोसाइकोलॉजी, ठीक है। बायोसाइकोलॉजी की अभी क्लासेस भी चल रही हैं, आप लोग देख रहे हो। तो बायोसाइकोलॉजी उसमें मेन आप लोग को बता ही दिया गया होगा, बट स्टिल लेट मी एक्सप्लेन हियर। तो बायोसाइकोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें बायोलॉजिकली बिहेवियर से डील किया जाता है, ठीक है। इस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड का काफी रोल होता है, ऑलराइट। और इसको न्यूरो बिहेवियरल न्यूरोसाइंस भी कहा जाता है और साइकोबायोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें बेसिकली जो साइंटिस्ट हैं ब्रेन और बिहेवियर के बीच का रिलेशन स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ठीक है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में होता है ये ह्यूमन, इट डील्स विद ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटीज, ऑल एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव सच एज। कॉग्निटिव साइकोलॉजी वो होती है बेसिकली जो हमारी मेमोरी, हमारी थिंकिंग, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब जो चीजें होती है ना उनसे डील करती है, ठीक है। ये सब चीजें उसके अंदर स्टडी की जाती है कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर, ऑलराइट। मेंटल प्रोसेस में बताई थी ना, सॉर्ट ऑफ ये है, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज कंपैरेटिव साइकोलॉजी। कंपैरेटिव साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना वो एनिमल का बिहेवियर स्टडी करते हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और उसको फिर ह्यूमन से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो क्वीन ऑफ बीस्ट होती है ना, सॉरी बीज, वो जो है वो कंट्रोल करती है बाकी की वर्कर बीज को। अब इससे हमें क्या मतलब कंपैरिजन मिल रहा है, इसमें ये हमें ये कंपैरिजन मिल रहा है जैसे कंपनी में एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं और उनका एक बॉस होता है, वो उन सबको डायरेक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें हमें लीडरशिप का एग्जांपल मिल रहा है। हम कंपैरिजन में ये देख पा रहे हैं कि जो क्वीन होती है बीस की वो डायरेक्ट करती है, कंट्रोल करती है वर्कर बीस को, वैसे ही जैसे एक बॉस होता है कंपनी का और वो अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करता है या फिर उनको लीड करता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली एनिमल और ह्यूमन के बिहेवियर को कंपेयर किया जाता है कंपेरेटिव साइकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट जो है वो है कल्चरल साइकोलॉजी। This branch studies the way in which culture, subculture, and ethnic group membership affects behavior. These psychologists do cross-culture research and compare behavior of people of different culture across different nations. कल्चरल साइकोलॉजी ना वो होती है जिसमें जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो अलग अलग कल्चर के लोगों के नेचर को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और उससे उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि हर कल्चर में जो अलग अलग लोग होते हैं उनका बिहेवियर कैसे डिफर करता है, ऑलराइट। अब जैसे नॉन वेज की बात उठा ले, अब जैसे हम हिंदू लोग हैं तो हम लोग ट्यूसडे को नॉन वेज नहीं खाते, सैटरडे को नहीं खाते, थर्सडे को नहीं खाते, बट वहीं पे अगर आप किसी क्रिश्चियन फैमिली की बात करो तो आई डोंट थिंक वहाँ पे ऐसा कुछ है कि ट्यूसडे को नहीं खाना या थर्सडे को नहीं खाना, सैटरडे को नहीं खाना। आई एक्चुअली डोंट नो अबाउट देयर कल्चर मच, बट आई थिंक मैं ये चीज करेक्ट बोल रही हूँ। अगर कुछ गलती हो जाए मुझसे तो प्लीज करेक्ट कर देना। तो इन चीजों में मतलब बस कल्चरल साइकोलॉजी में ये देखा जाता है कि एक इंसान अपने कल्चर के अकॉर्डिंग कैसे डिफर करता है, इसमें ये स्टडी किया जाता है। अभी तक किसी को भी कोई डाउट? नहीं। बायोसाइकोलॉजी सबको समझ हाँ, आ गया? आ कॉग्निटिव गया। साइकोलॉजी आ गया? कंपैरेटिव और हाँ, वो कल्चर भी। भी? ठीक है।
ऑलराइट, अब जो नेक्स्ट है दैट इज एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी. दिस फील्ड इन्वेस्टिगेट्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस like perception, learning, and motivation. The major research method used in this field deals with controlled experiments. जैसा कि मैंने बताया था एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का, इसके अंदर जो मेन प्रोसेस जो स्टडी किए गए थे वो परसेप्शन, लर्निंग, मोटिवेशन वगैरह था. और इसमें जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर हुए थे. कंट्रोल एक्सपेरिमेंट थे जैसे लर्निंग में ऑपरेंट कंडीशनिंग में देखा होगा कि एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था जो कि आगे आएगा, ठीक है, आगे के चैप्टर में आएगा, आई थिंक लर्निंग में ही है वो, ठीक है. डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था वो एक कंट्रोल्ड कंडीशन में था. उनको पता था कि हाँ ये डॉग है, इसको ये चीज दूंगा तो ये होगा, ऐसा करूंगा तो वैसा होगा, एक कंट्रोल्ड कंडीशन में था, ठीक है. नेक्स्ट जो है अपना दैट इज जेंडर साइकोलॉजी. This field of psychology studies the role and influence of gender on basis of research done on male and female. It tries to analyze the acquisition of gender identity, the role of gender throughout life. अब जो gender psychology है वो basically study करती है लोगों का behavior on the basis of their gender. कि मतलब एक लड़की का लड़की होने का क्या बिहेवियर है, मतलब एक लड़की एक इंडिविजुअल है जो एक लड़की है या एक इंडिविजुअल है जो एक लड़का है, तो उनके नेचर में क्या क्या फर्क होगा, उनके जेंडर का उनके नेचर के ऊपर या उनके बिहेवियर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है. तो ये स्टडी करती है बेसिकली जेंडर साइकोलॉजी. नेक्स्ट है लर्निंग साइकोलॉजी. इट स्टडीज हाउ एंड व्हाइल लर्निंग इन दिस फील्ड इट स्टडीज हाउ एंड व्हाइल लर्निंग. ओके, एक सेकंड रुकना प्लीज, मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलत लिखा है. Oh, all right. किसी का माइक ऑन है, कुछ बोलना है किसी को? लर्निंग अकर्स यहाँ आएगा, ठीक है. लर्निंग साइकोलॉजी जो है वो ये स्टडी करती है कि लर्निंग कैसे अकर होती है. इन दिस फील्ड साइकोलॉजिस्ट डेवलप theories of learning and apply laws and principles of learning to solve a variety of human problems. अगर आप लोगों ने चिकरेली बुक देखी तो उसकी स्टार्टिंग के कम से कम 5-7 पेजेस के अंदर यही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि एक बच्चे को पढ़ना कैसे चाहिए और क्या क्या कर सकता है वो अपनी लर्निंग को इनहेंस करने के लिए. तो बेसिकली लर्निंग साइकोलॉजी के बारे में ही बताया गया है वहाँ पे. लर्निंग हमारा आगे चल के एक चैप्टर भी है जो कि काफी बड़ा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, नथिंग रॉन्ग इन इट और बोरिंग इन इट, ठीक है. तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे. लर्निंग साइकोलॉजी में बेसिकली यही बताया गया है कि लर्निंग जो है वो कैसे अकर होती है और कैसे की जाती है, हम कैसे 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 किसी चीज को हम याद करें. जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो लर्निंग के अंदर आ जाता है, रीइंफोर्समेंट, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये सब एक्सपेरिमेंट्स आगे जो है वो लर्निंग में आएंगे, इसके अंदर ही आते हैं. ऑलराइट, अभी तक किसी को कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज पूछे. No doubt. ऑलराइट, ठीक है. मैं जल्दी तो नहीं चल रही ना, आराम से हो रहा है? नहीं अभी ठीक है. ठीक है. जो नेक्स्ट है वो है पर्सनालिटी साइकोलॉजी, ठीक है. इट स्टडीज पर्सनालिटीज, फिर से मुझसे कुछ गलती हो गई लिखने में. पर्सनल यहाँ पे ये है पर्सनालिटी साइकोलॉजी स्टडीज पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड डायनामिक्स. हमने ट्रेट थ्योरी पढ़ी थी, याद है किसी को? साहिल ने पढ़ाई थी बीपीसीसी 103 में, चैप्टर 1 में. हाँ. ऑलराइट, हाँ ठीक है. पर्सनालिटी साइकोलॉजी जो है वो बेसिकली किसी की पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बताती है और कितनी पर्सनालिटी डायनामिक होती है. मतलब डायनामिक मतलब जो टाइम टू टाइम होती रहती है, सबकी अलग अलग पर्सनालिटी होती है, उसको डायनामिक बोलते हैं. डायनामिक इन नेचर, पर्सनालिटी इज डायनामिक इन नेचर, ये पर्सनालिटी का फीचर भी है, ठीक है.
The psychologists develop theories of personality and tests for assessing personality traits. They also identify the cause of problem related to personality development. अब ये टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी जो बोल रहा है असेसिंग पर्सनालिटी ट्रेट्स, उसमें टेस्ट जैसे आ जाएगा 16 PF हो गया, ठीक है, फिर वो हो गया 5 फैक्टर पर्सनालिटी वाला जो टेस्ट था कैटल का, वो आ जाएगा इसमें। कैटल का 16 PF था, 5 पर्सनालिटी याद नहीं मेरे को, जो भी था वो सब चीजें इसके अंडर आ जाती हैं। जो पर्सनालिटी रिलेटेड टेस्ट वगैरह काफी कंडक्ट किए गए थे, काफी थ्योरीज है पर्सनालिटी के ऊपर, वो सब चीजें इसमें आ जाती हैं, ठीक है, जैसे ह्यूमनिस्टिक और ट्रेट थ्योरी और अपना वो साइको एनालिसिस जिसमें इड ईगो और सुपर ईगो के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, ये सब आ जाता है पर्सनालिटी साइकोलॉजी के अंदर। फिर अगर हम बात करें आगे, जो नेक्स्ट फील्ड है दैट इज फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, ठीक है। It investigates the role of biochemical changes within our nervous system and bodies in everything we do, sense, feel, or think. It's a broader concept called neurobiology. फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी जो है वो काफी वास्ट कॉन्सेप्ट है और इसको हम न्यूरोबायोलॉजी भी बोलते हैं। इसके अंदर बेसिकली जो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं बायोकेमिकल चेंजेस का रोल हमारे नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ठीक है, हमारी बॉडीज जो भी करती है, सेंस करती है, फील करती है, थिंक करती है, क्यों करती है ऐसा, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती है। ऑलराइट, इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज सेंसेशनल एंड परसेप्शनल साइकोलॉजी। सेंसेशनल, जैसा कि हमारा वर्ड, ये वर्ड ही बता रहा है, सेंस ऑफ ऑर्गन। इस फील्ड के अंदर हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन के बारे में बात करते हैं। परसेप्शन आगे एक चैप्टर है बहुत बड़ा, ठीक है, जिसको हम पढ़ेंगे। ऑलराइट, इन दिस फील्ड साइकोलॉजिस्ट वर्क टू इन्वेस्टिगेट द मैकेनिज्म ऑफ sensation and develops theory about how perception or misperception, that is illusion, occurs. Researchers in this field have given rise to many laws and principles that helps us in understanding the way we adjust to visual world in the meaningful ways. इसमें ना बेसिकली फिजियोलॉजिकल सॉरी सेंसेशनल एंड परसेप्शनल साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर वो सारे के हिस्टोरिकल जो लॉज वगैरह है ना परसेप्शन के, वो सब आ जाती है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। उसमें हम परसेप्शन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे देखा भी होगा कभी आपने, काफी जगह पे, काफी सोशल मीडिया हैंडल्स पे एक इमेज आती है और उसमें फिर नीचे लिखा होता है, ये पूछा होता है कि आपको इस इमेज के अंदर क्या दिख रहा है। तो कुछ लोग कुछ दिखता है, कुछ लोगों को कुछ दिखता है, सबका वो अपना अलग अलग एक नजरिया है, एक परसेप्शन है, ठीक है। तो उन चीजों की स्टडी इसके अंदर की जाती है। आप लोगों ने देखा है जैसे आगे परसेप्शन चैप्टर के अंदर भी दी हुई है ऐसे एक पिक कि आपको रैबिट दिख रहा है या कुछ और भी था उसमें, आई थिंक कोई लड़की थी शायद। हाँ देखा। कुछ लोगों को, हाँ, कुछ लोगों को पहले रैबिट दिख जाता है, कुछ लोगों को पहले लड़की दिख जाती है, ऐसे काफी सारी इमेजेस बनी होती है, काफी जगह आप लोगों ने देखा भी होगा ये चीज। तो ये वो सारी जो चीजें होती है ना वो इसमें आती है, ठीक है। अभी तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं। क्वेश्चंस पूछ लूं अब? हाँ 10 हो गई है क्योंकि, तो 10 फिर क्वेश्चंस पूछने के बाद करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं ना। ठीक है, अच्छा ट्रू और फॉल्स है ये। तो द फील्ड ऑफ physiological psychology studies about the sense organ and the process of perception. Is it true or false? ट्रू। false. False. किसने बोला है? True किसने बोला है? मैंने। कृपया रीजन देंगे आप ट्रू क्यों है ये? टच फील वो वगैरह सेंस ऑर्गन्स के अंदर आते हैं। और परसेप्शन, उसमें मैंने ये बताया था कि बायोकेमिकल चेंजेस का नर्वस सिस्टम पे क्या रोल है और हमारी बॉडीज में ये सब जो चीजें हम सेंस है, फील है, थिंक है, ये सब चीजें क्यों होती है। इसमें परसेप्शन वर्ड तो इंक्लूड ही नहीं था कहीं पे भी। हाँ वो तो डाउट था। ऑलराइट, लास्ट जो था अभी जो पढ़ाया सेंसेशन एंड परसेप्शन साइकोलॉजी है, ये फॉल्स है, ठीक है। ठीक है।
समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेरिमेंटल ब्रांच इंक्लूड्स पर्सनालिटी, सोशल एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस। फॉल्स। किसने बोला? किसने बोला फॉल्स? वो क्वेश्चन क्या था? The experimental branch includes personality, social and developmental processes. देखो तुम सही भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है अगर मैं पूछ रही हूँ किसने बोला तो वो गलत ही बोल रहा होगा, सही भी बोल सकते हो यार, मैं तो बस रीजन पूछ रही हूँ, क्या है? इट्स मी सकीना। ओके, सकीना रीजन बता दो सबको। Reason is that experimental psychology studies aspects like perceptions, learning and motivation. So it's false. मेरा क्वेश्चन सुना था आपने? Yeah, experimental branch includes personality, social and development process, right? राइट। So is it correct? Yeah, it's correct, but I didn't get your answer. Can you please elaborate? Yeah, like it's false because मेरे हिसाब से experimental psychology study करता है perception, learning and motivation. That's true. Yeah. ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओ यार मैं बुक में से पूछ रही हूँ क्वेश्चन, तुम लोग चीटिंग तो नहीं कर रहे ना, पहले बता दो, वरना मैं क्वेश्चन बीच बीच में सच्ची में। ठीक है, चलो जेंडर साइकोलॉजी क्या होती है, कोई बता सकता है? Studies based on female and male characteristics. हाँ जी, सॉरी आपकी आवाज ठीक से नहीं आई, प्लीज पार्डन। Studies based on female and male characteristics. ऑल राइट, स्टडीज में रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ जेंडर। हाँ, हाँ ठीक है। it's in my own words. So हाँ जी। it's in my own words. The cognitive psychology deals with human information processing ability. क्या ये सही है या गलत है? जवाब दो कोई भी। Yes. यस नहीं ट्रू और फॉल्स बताना है। True. बोलो कृष्णा, आप ही ने बोला था ना? हाँ ट्रू है। ओके, और ट्रू क्यों है? एक्सप्लेनेशन। कॉग्निटिव साइकोलॉजी प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग और लाइक कितनी सारी चीजें सीख सकते हैं, कितनी जल्दी सीख सकते हैं, छोटे बच्चे किस तरह सीखते हैं, इस चीजों के बारे में फोकस करता है और सिंथेसाइज करता है। हाँ, आई एम सॉरी यार, मैं आप लोगों से एक्सप्लेनेशन पूछ रही हूँ, एकदम फुल ऑन टीचर वाली वाइब दे रही हूँ, बट द थिंग इज कि मैं क्वेश्चन बुक में से पूछ रही थी अपनी इग्नू वाली जो है, तो उसमें से कोई कॉपी करके ना बताए, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन मांग रही थी, नथिंग एल्स। ऑलराइट, ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। कोई कुछ पूछना चाहता है अभी तक जो 10 पढ़ाए हैं? आगे बढ़े। Yes. एक सेकंड। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट है दैट इज 11। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है दैट इज सोशल साइकोलॉजी। ये फील्ड जो है साइकोलॉजी का, वो बेसिकली ह्यूमन का सोशल बिहेवियर जो है वो इन्वेस्टिगेट करने में मदद करता है। इट एम्फसाइजेस ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोशल बिहेवियर सच एज हाउ वी थिंक अबाउट एंड इंटरैक्ट विद अदर्स, हाउ वी इन्फ्लुएंस एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। बेसिकली हम किसी के साथ कैसा बिहेव करते हैं या कोई हमारे साथ कैसा बिहेव करता है, ठीक है, हम किसी की बातों को कैसे परसीव करते हैं
और जो दूसरे लोग जो हमें सुन रहे हैं वो हमारी बातों को कैसे परसीव करते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो जाती है वो बेसिकली सोशल साइकोलॉजी परसेप्शन हमारा जो है उन्हीं चीजों की वजह से होती है। जैसे हमने किसी को प्यार से बोला है कि प्लीज एक गिलास पानी दे दे जाके, एंड हमारे फेस पे गुस्सा है किसी और बात को लेके, तो सामने वाला बंदा कुछ और समझ लेता है। तो ये जो फील्ड है साइकोलॉजी का वो इसी बारे में इन्वेस्टिगेट करता है या पढ़ाई करता है कि ह्यूमन सोशल बिहेवियर है कैसा, और हम लोग किस चीज को कैसे परसीव करते हैं, सामने वाला हमारी किस बात को कैसे परसीव करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में आई थिंक आप लोग सब जानते होंगे। क्लिनिकल साइकोलॉजी जो उसका मेन जो अटेंशन रहती है वो डायग्नोसिस की तरफ रहती है, ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या इमोशनल ट्रबल्स। क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर हमारी बुक में क्या बेसिकली दो तरीके के सब फील्ड आ जाते हैं। एक तो होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, दूसरा होता है साइकाइट्रिस्ट। ये मेन बेसिक एक वो है टॉपिक जो कि एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट आप लोग सबको पता होनी चाहिए, एंड आई थिंक पता होगी मोस्ट ऑफ यू को, या आई थिंक सबको ही पता होगी यार, आप लोगों ने साइकोलॉजी ली है एंड जिस भी फील्ड के हो आप, कॉमर्स के हो या साइंस के हो, आप लोग को पता होगी कि आप आगे क्या कर सकते हैं इस फील्ड में और क्या नहीं कर सकते। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली मास्टर की डिग्री, एमए और पीएचडी की डिग्री जो है वो होल्ड करते हैं। उनके पास डॉक्टर्स ऑफ साइकोलॉजी की डिग्री होती है। ठीक है, बेसिकली साइकोलॉजिस्ट वो बंदा होता है जो आपको ड्रग्स जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता है। ठीक है, वो लोग जो है वो पीएचडी कर सकते हैं आगे, लेकिन एमडी नहीं कर सकते। ठीक है, डॉक्टर्स ऑफ मेडिसिन ये नहीं कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं। ठीक है, और ये किसी को भी ट्रीटमेंट जो है वो काउंसलिंग के बेसिस पे दे सकते हैं या फिर टेस्ट वगैरह कंडक्ट करके दे सकते हैं। टेस्ट के थ्रू ही किसी का डिसऑर्डर जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग साइकोथेरेपी एंड ऑल। बट ये लोग दवाई किसी को नहीं दे सकते। ठीक है, बट अगर भाई हम बात करें साइकाइट्रिस्ट की, तो साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं वो होते हैं जो जिन्होंने मेडिकल स्टडीज अपनी कंप्लीट की होती है और जो एमडी उसी फैकल्टी में कर सकते हैं। ठीक है, और ये लोग जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं इन ट्रीटिंग मेडिकल डिसऑर्डर्स बाय प्रिस्क्राइबिंग ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट। ये लोग जो है प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है आपको दवाइयाँ वगैरह, वैसे ये लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। इनके जो डायग्नोसिस होते हैं और जो ट्रीटमेंट जो थेरेपीज होती हैं वो सीरियस मेंटल इश्यूज के लिए होती है मेन। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स होती हैं, जो थोड़ी इजी हो या काउंसलिंग वगैरह से ठीक हो सके इंसान, वो इंसान साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है। बेशक इंडिया में उल्टा ही हिसाब चलता है, सही बताऊं तो इंडिया में लोग पहले डॉक्टर के पास दवाई लेने भागते हैं, फिर उसके बाद जब दवाइयों से बंदा थक जाए तो उसको रियलाइज होता है कि नहीं शायद मुझे किसी से बात करनी चाहिए। तो यहाँ उल्टा ही चलता है थोड़ा, बट नॉर्मली जो किया जाता है ज्यादातर कंट्रीज में एंड जो होना भी चाहिए, दैट इज फर्स्ट अ साइकोलॉजिस्ट देन अ साइकाइट्रिस्ट। ठीक है, क्लिनिकल सबको समझ आ गया? कोई दिक्कत क्लिनिकल में किसी को? नहीं. ठीक है, आगे बढ़े। Yes. All right. Next है community psychologist. This field applies to the community-wide mental health through research, prevention, education, and consultation. Community psychologists apply psychological principles, ideas, and points point of views to help solve social problems and to help individuals in adapting to their work and living groups. These psychologists not only deal with mental health problem of community member but also promote mental health as well as mental health of their caregivers. बेसिकली कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं आज के टाइम पे आपने देखा होगा काफी ऑनलाइन वर्कशॉप्स वगैरह होती होगी, होती है एक्चुअली मेंटल हेल्थ को लेके कि अवेयरनेस फैलानी नैना, है। हाँ जी, clinical psychologists cannot prescribe medicines, right? राइट। Yeah. So is there a way for them to prescribe medicines? Like they could take a PhD or something? Will that help? Or क्या? is it necessary that you need an MBBS degree to prescribe medicines? Yeah, you need a degree to prescribe medicines. You cannot prescribe medicine if you haven't done MD.
Okay. साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली वो पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन वो एमडी नहीं कर सकते। साइंस बैकग्राउंड का कोई बच्चा है तो वो फिर वो जा सकता है साइकाइट्रिस्ट के लाइन में, बट जैसे कॉमर्स का हो गया कोई या आर्ट्स का हो गया कोई, तो हम लोग पीएचडी की लाइन में जा सकते हैं, हम लोग एमडी की लाइन में नहीं जा सकते हैं। Okay, thank you. ऑब्वियस बात है ना, जैसे यार देखो एमबीबीएस है, एमबीबीएस कोई मेडिकल वाला ही कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई कॉमर्स वाला एमबीबीएस में घुस जाएगा। मेन वही बात बोली गई है यहाँ, ठीक है। Yeah, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। कम्युनिटी साइकोलॉजी हाँ। जो होती है वो basically ये है कि मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस जो लोग फैलाते हैं, जैसे आज के टाइम पे काफी कैंपेन्स ऐसे होते हैं, काफी वर्कशॉप्स लोग कंडक्ट करते हैं, फ्री वर्कशॉप्स, ऑनलाइन वर्कशॉप्स, जैसे वर्क फ्रॉम होम हो गया, जैसे आप लोग सब जानते हो सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो आजकल बहुत ज्यादा ये सब चल रहा है कि मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस फैलाना, ठीक है। ये सब चीजें जो होती है वो कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट के अंदर आ जाती है। कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट apply psychological principles, ideas and point of view to help solve social problems and to help individual in adapting their work life. They may be called the social problem community psychologists too, ठीक है, स्ट्रेस वगैरह लोगों का दूर करने के लिए। एंड जैसे स्कूल्स में भी आपने देखा होगा टीचर्स होती हैं, ठीक है। अगले पे पढ़ते हैं, अगला है कंज्यूमर साइकोलॉजी। अब इसमें क्या होता है, द फील्ड इन विच दिस फील्ड is involved in research related packaging। अच्छा यार, कंज्यूमर साइकोलॉजी ना हो गया बेसिकली, किसी ने अगर मार्केटिंग चैप्टर पढ़ा बिजनेस का, अगर कोई कॉमर्स का यहाँ पे है, तो कंज्यूमर साइकोलॉजी के अंदर ना आ जाती है आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कैसी है, आपकी मार्केटिंग मेथड्स या फिर एडवर्टाइजमेंट पैकेजिंग, कुछ भी ऐसा तो नहीं है ना जो किसी कंज्यूमर को मेंटली डिस्टर्ब करे या उसको नुकसान पहुंचाए किसी भी तरीके से, उसकी भावनाओं को नुकसान पहुंचाए। तो कंज्यूमर साइकोलॉजी में ये सब चीज आ जाती है। जैसे देखा नहीं, अगर किसी की पैकेज, जैसे फेयर एंड लवली का भी रिसेंट केस देख लो, फेयर एंड लवली के ऊपर रिसेंटली अभी केस हुआ था कि ये फेयर वर्ड क्यों यूज किया गया है, मतलब जिनका कलर डार्क है आर दे नॉट सोशली एक्सेप्टेबल। ये सब चीजें होती है जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती है, जो पैकेजिंग हो गई, एडवर्टाइजमेंट हो गई, ये सब चीजें ना कंज्यूमर साइकोलॉजी के अंदर आ जाती है। एंड अगर कोई कंपनी इन चीजों को फॉलो नहीं कर रही है या किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है, तो कंज्यूमर फोरम में इस चीज की कंप्लेंट भी हो सकती है, ठीक है। ये सब चीजें इन इन इस फील्ड के अंदर आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजी, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। दिस ब्रांच डील्स विद हेल्पिंग पीपल इंडिविजुअल विद personal problem including interpersonal relation, career choice, mild emotional troubles or behavior problems such as over lack of concentration. Nowadays there are experts like marriage counselor, family counselor, school counselor। यार काउंसलिंग साइकोलॉजी देखो बहुत सिंपल सी बात है, काउंसलिंग साइकोलॉजी में कोई बंदा सामने बैठ के सब्जेक्ट को काउंसिल कर रहा है, उसकी रिपोर्ट बनाते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजी में रिपोर्ट पूरी क्रिएट की जाती है, टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं। ऑल्सो काउंसलिंग साइकोलॉजी एक तो ये हो गई कि जैसे किसी की मैरिज अच्छी नहीं चल रही तो वो लोग मैरिज काउंसलर्स के पास जाते हैं। अगर आप बाहर की कंट्री में जाओगे तो स्टूडेंट्स के पास भी काउंसलर्स होते हैं जो उनको एजुकेशनल काउंसलिंग देते हैं, या फिर स्कूल के अंदर एक टीचर होती है। आई थिंक ज्यादातर लोगों के स्कूल्स में अब के टाइम पे तो है, एंड मेरे टाइम पे भी मेरे स्कूल में काउंसलर थी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती थी, कोई शेयर नहीं कर पा रहा अपनी बात, या फिर कोई बच्चा जो बहुत स्लो है, तो वो टीचर उस बच्चे को देखती थी, उसकी तरफ ध्यान लगाती थी। अब जैसे मेरी क्लास में एक्चुअली एक बच्चा था जो थोड़ा सा स्लो था, ठीक है, तो मैम हम लोगों से पूछ लिया करती थी कि बेटा तुम लोग इससे बात करते हो नहीं करते हो, और उसके बारे में हम लोगों से भी पूछा करती थी, उससे भी अलग से बुला के बात किया करती थी। तो काउंसलिंग साइकोलॉजी में ये सब चीजें आ जाती हैं, ठीक है। फैमिली काउंसलर हो गया, मैरिज काउंसलर हो गया, स्कूल काउंसलर हो गया, ऑलराइट। या फिर करियर प्लानिंग के लिए भी काउंसलर्स होते हैं काफी। किसी को कोई दिक्कत अभी तक? नैना यू नीड टू गो अ बिट स्लो, क्योंकि आप बहुत फास्ट जा रहे हो और कभी कभी बीच में आवाज रुक रही है तो पूरा सेंटेंस समझ ही नहीं आ रहा। सो ओके ओके, कहीं पे कुछ बाकी यू समझ आर नहीं आया तो एक्सप्लेनिंग प्लीज वेल, बता दो। अच्छे से समझा रहे हो, समझ में आ रहा है, पर अगर एक भी वर्ड छूट रहा है ना बीच में वो नेटवर्क इशू की वजह से, तो पूरा सेंटेंस समझ नहीं आ रहा।
अच्छा अच्छा, ओके ओके। अभी कहीं पे किसी का कुछ छूटा तो प्लीज बता दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। है ना, प्लीज कम्युनिटी साइकोलॉजी। कम्युनिटी साइकोलॉजी, एक मिनट दोबारा बताती हूँ। कम्युनिटी साइकोलॉजी जो होती है वो बेसिकली, कम्युनिटी साइकोलॉजी में ना वो लोग आ जाते हैं जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और मतलब रिसर्च और प्रिवेंशन के थ्रू मेंटल हेल्थ को काफी अवेयरनेस फैलाते हैं इन चीजों की, या फिर स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफर करते हैं। वर्कशॉप्स आज के टाइम पे आप लोगों ने देखी होगी, ऑनलाइन वर्कशॉप्स काफी होती हैं इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस फैलानी है। जैसे मेंटल हेल्थ डे भी हो गया, उस दिन तो बवारे इतनी वर्कशॉप हो रही थी, इतनी ज्यादा। एंड मंडाला आर्ट, आर्ट थेरेपी वगैरह जो होती है, इन सब चीजों की भी काफी वर्कशॉप्स होती हैं। लोग जैसे जो फ्री वर्कशॉप कर रहे होते हैं ना, ये सब चीजें कम्युनिटी साइकोलॉजी के अंदर आ जाती है कि एजुकेशन या फिर कंसल्टेशन, ऐसी चीजें, या फिर वर्कशॉप्स वगैरह रख के लोगों को अवेयर करना मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, उन लोगों की हेल्प करना। अगर आपने देखा होगा तो अभी फोर्टिस हेल्थ की तरफ से भी बीच में इंटर्नशिप्स चल रही थी। तो भी ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें बेसिकली लोगों की हेल्प करने के लिए की गई है। एंड कम्युनिटी साइकोलॉजी के अंदर ना एक वो भी आ जाता है, जैसे स्कूल के अंदर कई बारी जिनके स्कूल में जैसे रेगुलर काउंसलर नहीं होते, तो उनके स्कूल में बीच में कभी कभार बुला लिया जाता है, एग्जाम से पहले किसी काउंसलर को बुला लिया ताकि वो मोटिवेट करे बच्चों को। स्पेशली ये चीज 10th क्लास के बच्चों के लिए की जाती है, एक तो दूसरा अपने 12th क्लास के बच्चों के लिए की जाती है। 10th वालों के लिए इसलिए की जाती है क्योंकि उनको बोर्ड्स का स्ट्रेस होता है, आगे जाके उन्होंने क्या स्ट्रीम लेनी है, इस चीज में उनकी मदद करना। फिर 12th के लिए क्यों कंडक्ट की जाती है, क्योंकि उनके भी बोर्ड की क्लास होती है और आगे चल के उन्होंने क्या करना है, उनको थोड़ी सी राय देना, उनको कोई दिक्कत है तो उनसे बात करना, उनको उनका स्ट्रेस रिलीज करना, ये सब चीजें जो होती है वो कम्युनिटी साइकोलॉजी के अंदर आ जाती है। ठीक है, सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ठीक है, आ गया समझ? आ गया। Excuse me, Nana. हाँ जी। Nana, what is the difference between community psychology and counseling psychology? मतलब मुझे one and the same ही लग रहा है थोड़ा बहुत। कम्युनिटी साइकोलॉजी जो हो गया है वो पूरी एक कम्युनिटी के लिए किया जा रहा है, उसके अंदर ये नहीं कि आप पर्सनली किसी को बिठा रहे हो अपने सामने और उसको काउंसिल कर रहे हो। बट Okay. अगर काउंसलिंग साइकोलॉजी की बात की जाए तो जो काउंसलर है वो खाली एक सब्जेक्ट के साथ एट ए टाइम बैठ के बात करता है, वो कभी ये नहीं करता कि एक सारे बहुत सारे बच्चे एक साथ बिठा लिए। ठीक है, Okay, got it. तो Yeah. दो Thank चीजों में you. फर्क हो जाता है। हाँ जी, और किसी को पूछना है कुछ? नो, नो डाउट्स। ठीक है, चलो अब आगे 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 बढ़ते हैं। Educational psychology. This discipline deals with classroom dynamics, teaching styles, and learning. It deals with broader problems of increasing the efficiency of learning in school by applying psychological knowledge about या of learning. It includes a subfield called school psychology. बेसिकली स्कूल साइकोलॉजी या एजुकेशनल साइकोलॉजी ना पूरी एक स्कूल या एक क्लासरूम के ही इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, एक क्लास के अंदर बहुत बच्चे होते हैं, उनका सबका माइंड अलग होता है, उनको क्या लर्निंग स्टाइल पसंद है, क्या टीचिंग स्टाइल पसंद है, उनसे उस बारे में बात करना और उनकी मदद करना उससे रिलेटेड। अब जैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया था काउंसलिंग साइकोलॉजी की उसमें कि मेरे स्कूल में एक बच्चा था, वो वाज अ स्लो लर्नर, तो उसको अलग से वो टीचर अटेंड करती थी, अलग से उसकी काउंसलिंग करती थी। देखा जाए तो अगर वो बच्चा स्कूल के बाहर काउंसलिंग लेता तो वो काउंसलिंग साइकोलॉजी हो जाती। ठीक है, बट वो स्कूल के अंदर वो काउंसलिंग ले रहा है, दैट टू स्कूल की ही काउंसलर से, तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी हो जाएगी। ठीक है, स्कूल के अंदर रहते ही किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है तो वो काउंसलर उस पर्टिकुलर बच्चे से बातचीत करेगा, उसको जो चीज पसंद है, उसको जो लर्निंग स्टाइल पसंद है, या कुछ बच्चे होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें किस तरीके से चीजें याद होती हैं। ये चीज बहुत बहुत बच्चे आजकल फेस करते हैं, बहुत लोग फेस करते हैं कि हमें याद कैसे होती है चीजें, हमें यही खुद को ही नहीं पता कि हमारी स्ट्रैटेजीज क्या है, हमारा लर्निंग स्टाइल है क्या actual में, ये खुद को ही नहीं पता लोगों को। ठीक है, ओके।
साहिल प्लीज 2 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग ऑफ कर दोगे? चलो, जो अब अपना नेक्स्ट है दैट इज एग्रोनॉमिक्स। ठीक है, एग्रोनॉमिक्स जो है ये एक ऐसा सब फील्ड है साइकोलॉजी का जिसके अंदर इंजीनियरिंग टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर को इंटर रिलेट किया गया है। इसके अंदर बेसिकली ये देखा जाता है कि एक वर्क प्लेस जो है, जो एक एनवायरनमेंट है। मैं ऑडिबल हूँ ना? हाँ जी। ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर ये देखा जाता है जो हमारी वर्क प्लेस है या जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे हम कंफर्टेबल है या नहीं। और इसमें बेसिकली ना ये मेन इसमें ये देखा जाता है कि इंसान वहाँ पे कंफर्टेबल है या नहीं, ताकि लोग, क्योंकि ना लोग जब कंफर्टेबल होते हैं अपनी वर्किंग एनवायरनमेंट में तो उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो अच्छी होती है, उनकी परफॉर्मेंस जो होती है वो ऑप्टिमिस्टिक होती है। ठीक है, तो मेन इसका काम जो होता है वो ये देखना होता है कि अपना जो एनवायरनमेंट है, जो अपना वर्क प्लेस है या जो अपना सिस्टम है वो कंफर्टेबल है ताकि लोग अच्छे से काम कर सके। इस फील्ड के अंदर ये देखा जाता है। ठीक है, लास्ट जो आज का टॉपिक है दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। Application of psychology to the problem of industries and organization was selection and recruitment of employees by using intelligence and aptitude tests. These psychologists are sometimes called personal psychologists. अब ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जो होती है ना, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का अगर एग्जांपल दूं मैं, तो अपना जो सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है, जिसने मतलब कॉमर्स का जो बच्चा है उसको पता होगा ये चीज, बाकी जिसको नहीं पता मैं बता दूं। सिलेक्शन प्रोसेस होता है, आप किसी जॉब के लिए जाते हो तो आपको पूरा एक सिलेक्शन प्रोसेस कवर करना होता है, जिसके अंदर आपका इंटरव्यू होता है, आपका रिज्यूमे होता है, रिक्रूटमेंट होती है और काफी सारी चीजें होती है। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। वो सब चीजें जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के अंदर आ जाती है, जिसके अंदर इंडस्ट्री या एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, सिलेक्शन वगैरह देखी जाती है कि ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है क्या ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक है या नहीं। इसके अंदर एक और चीज की जाती है, वो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जब आप कोई जॉब के लिए जाते हो, अप्लाई करते हो, अगर आप जब सिलेक्ट हो जाते हो ना तो आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, मतलब 1 वीक टू 10 डेज तक की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ये सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ जब आप काम करना एक्चुअल में चालू करो तो आप अच्छे से करो। ठीक है, ये आज का हमारा लास्ट था। अब किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ है तो बताओ प्लीज। कोई भी किसी को डाउट है तो बताओ। ऑल्सो मेरे व्हाट्सएप पे किसी का पर्सनल मैसेज आया था रिलेटेड टू असाइनमेंट, तो वो भी किसी को पूछना है अभी तो प्लीज पूछ लो।